गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, जो भी बच्चे राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं और 24 की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना और श्रेष्ठा योजना की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। आज से मैं इतिहास के एक एक चैप्टर को विधिवत समझाकर आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं राष्ट्रीय आय पीएम यशस्वी को लेकर, और जो राष्ट्रीय आय के प्रश्न हैं वो भी पीएम यशस्वी और श्रेष्ठा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वह डिस्क्रिप्शन में लिंक उनको मिल जाएगा, वो उसके ज़रिए ज़रूर ज्वाइन कर लें बच्चों। अभी फॉर्म देखिए आने वाले हैं श्रेष्ठा के, इसके बाद यशस्वी के आएंगे। धीरे धीरे जैसे आएंगे वैसे मैं बता दूंगा। लास्ट ईयर बच्चों पीएम यशस्वी का पहली परीक्षा हुई थी श्रेष्ठा की। श्रेष्ठा वालों को बच्चों का एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है और पीएम यशस्वी के लिए पैसे अब उनके खाते में आने जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए, जो पहला चैप्टर है कैसे कब और कहाँ, तो इस किताब से कहीं से भी सवाल आ सकता है, चित्र आधारित भी आते हैं प्रश्न। अब देखिए फ़ोटो को ध्यान से देख लीजिए। मैं इसलिए दिखाता हूँ कि ऐसे ही एक फ़ोटो दे देंगे, पूछ लेंगे ये कहाँ की फ़ोटो है। ये देखिए पूना के दरबार में संधि पर हस्ताक्षर करते हुए ब्रिटिश रेजिडेंट 1790। तो यहाँ पर संधि पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। अभी हम डिटेल में एक एक चीज़ को समझेंगे, हमें मिक्सअप नहीं करना है, चित्र आधारित हम चीज़ों को समझते जाएंगे। सबसे पहले देखिए सवाल आता है कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। बाकी बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। देखिए है सिंपल चीज़ें, लेकिन जब प्रश्न इसी से बन के आते हैं, मैंने पीएम यशस्वी में भी दिखाए हुए हैं कि इसी से प्रश्न आ रहे हैं, तो फिर आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो आइए इसको समझें क्या क्या है। देखिए तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। अब देखिए आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? बिल्कुल सही नहीं है बच्चों, मैं बताना चाहूँगा बिल्कुल सही नहीं है। अब देखिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं उस पर दिखाते जाऊंगा, क्योंकि फिर आप भी ऊब जाएंगे इसको पढ़ते पढ़ते। ये चित्र को ध्यान से देखिए। ये चित्र में देखिए एक इंग्लिश की महारानी टाइप हैं, ये हमारे भारतीय हैं जो इनको कुछ दे रहे हैं। तो ये चित्र किसने बनाया था? और ये देखिए हिंदुस्तान लिखा हुआ है, ठीक है, और ये बाई जे रैनल लिखा हुआ है, ठीक है, ये इंग्लिश में। अब देखिए इसका महत्व क्या है, और इससे देखिए सवाल बनेंगे बच्चों, ठीक है। जहाँ से सवाल बनेंगे मैं खुद ही बता दूंगा कि इससे देखिए सवाल बनने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मैं और पास कर दे रहा हूँ इसको ताकि इम्पोर्टेंट हो जाए आपके लिए। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को, देखिए ये ब्रिटेनिया है, ब्रिटेन को ये चित्र शो कर रहा है, को शास्त्र भेंट कर रहे हैं जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782। तो 1782 में रेनल द्वारा ये चित्र तैयार किया गया था। अब देखिए रेनल क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। अब ये सवाल आ जाएगा कि रेनल को हिंदुस्तान का नक्शा बनाने का कार्य किसने सौंपा था? ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। अब देखिए ब्रिटिश ने हमेशा दिखाया है हमें दीनहीन दिखाया, जबकि ऐसी स्थिति बच्चों कभी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि हम पे ये शासन करना चाहते थे लोगों की, इन्होंने मानसिकता धीरे धीरे बदली। अब देखिए इसमें पूछ सकता है कि ब्रिटेनिया कौन है, तो आपका उत्तर मिल जाएगा। ब्रिटेनिया कौन है? ये आपके ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक रही हैं। किसने नक्शा बनाया? रेनल ने बनाया। तो काफ़ी तरह के सवाल आपके इससे तैयार हो जाते हैं। भाई नेक्स्ट पेज पे बच्चों देखिए सेकंड पेज में एक लिप्टन चाय, आप जानते होंगे अभी भी आती है, काफ़ी मशहूर थी उस समय की लिप्टन चाय। देखिए कॉफ़ी एंड टीज़, ठीक है, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आखिर विज्ञापन में क्या दिखाया गया है, तो इसकी इंपॉर्टेंस को आइए समझें कि विज्ञापन में क्या दिखाने का प्रयत्न किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग, शाही कैसे, जैसे घोड़े पे देखे सवारी कर रहा है तो ये शाही हो गए, लोग चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में
ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। अब देखिए सवाल क्या बन गया यहीं पे कि ड्यूक की पदवी किसे दी गई थी, घोड़े पे कौन बैठा है, ये किस कंपनी का प्रचार किया जा रहा है। तो इस तरह के सवाल केवल चित्र आधारित आपके पास आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ। कौन सी तारीखें, मतलब इतिहास में तारीखों की बात हमेशा की जाती है, तो आइए इसको विधिवत समझें। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर आप नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। बच्चों एकदम सही बात है। अब देखिए एक उदाहरण दिया गया है। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते थे। अब देखिए सवाल यहीं से बना पहला। आपके राष्ट्रीय आय में भी कई बार आया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग थे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और आखिरी वायसराय, अब देखिए आखिरी कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में खत्म होते हैं। तो ये भी दोनों सवाल देखिए इंपॉर्टेंट हो गए। अलग अलग अध्यायों में हमें दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, ये देखिए कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो हर एक का देखिए महत्वपूर्ण है। कई बार सवाल इनके बारे में भी आते हैं, जो महत्वपूर्ण होंगे मैं बता दूंगा। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की उन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। और सही बताऊं बच्चों, इनके नीतियों के बारे में भी आता है कि ये नीति किस, हड़प नीति किसने दी, तो ये सवाल अभी भी वैसे ही आ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए जीवन के बारे में ऐसी चीज़ नहीं आई थी जिससे महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ आते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताना चलूँगा। ये देखिए ये फ़ोटो आप इम्पोर्टेंट हो गई बच्चों, इस फोटो को ध्यान से देख लीजिए आप। ठीक है, ये है वारेन हेस्टिंग, 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। अब ये देखिए सवाल इसके मैंने पहले भी बताया था कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ये चित्र दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा ये चित्र कौन है, इसके आधारित 3-4 ऑप्शन दे देंगे। ये वारेन हेस्टिंग का चित्र है, या रिपन का चित्र है, या इरविन का चित्र है। ये पहले गवर्नर जनरल थे, ये दूसरे थे। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस बदल दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में, उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। अब देखिए इसीलिए ना इंग्लैंड अपने आप को शो करता था, इसीलिए इनकी पब्लिसिटी खूब हुई कि भाई ब्रिटिश के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट आ गया, हम अवधियों कैसे तय करते हैं। अब देखिए ये ध्यान दीजिएगा, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिए कैसे सवाल आता है, ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिंदी में कहें तो ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। लेकिन जो किताब का असली शीर्षक था वही था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आपके हिंदी वाले बच्चों के लिए भी यही लिख के आएगा। किसने लिखी, जेम्स मिल ने लिखी। कहाँ के वो, क्या ये सवाल ये भी आता था, वो क्या थे, भूगोलवेत्ता थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक दार्शनिक थे। तो ये भी याद कर लीजिएगा बच्चों, इससे सवाल बनता है। और कहाँ के रहने वाले थे, ये 3-4 ऑप्शन दे देंगे, इंग्लैंड के, तो यहाँ के, फ्रांस के, तो स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ऐसे सवाल बन के बदल के आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, इसका आप ध्यान दीजिएगा। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। अब देखिए ये सवाल आएगा, किस इतिहासकार ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में बांटा था, तो जेम्स मिल ने। और सवाल क्या बनता है, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को कैसे दिखाया, तो कई तरीके दे देंगे। उसमें ये एक ऑप्शन होगा कि हिंदू मुस्लिम कालखंड में, जब आप पढ़े ही नहीं रहेंगे। और आया हुआ सवाल इस बार के शायद पीएम एसएसबी या श्रेष्ठा वाले में आया हुआ है, ये मुझे ध्यान आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं बीच बीच में दिखाता भी चलूँगा समय के हिसाब से। तो ये देखिए ये सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान लिया, उस समय मान लिया, लेकिन बाद में इतिहासकारों ने इसे बदल दिया था। ठीक है, क्योंकि ये गलत था, एकदम गलत था। ठीक है, अब देखिए मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी
समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। अभी भी कुछ हद तक है। सवाल बच्चों मिल के सोच से भी आ सकता है कि जेम्स मिल भारत के इतिहास के बारे या भारत के लोगों के बारे में क्या समझते थे। ठीक है, इससे भी तो इसको बारीकी से पढ़िएगा, छोड़िएगा नहीं। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। ये सवाल आया हुआ है कि मिल की सोच क्या थी, अभी मैं दिखाऊंगा। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल में ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, जबकि भारत, आपको बताना चाहूँगा, सोने की चिड़िया थी उस समय। ठीक है, अब ये देखिए, क्या इतिहास के किसी दौर में हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कहीं कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग, अभी भी देखिए हिंदू मुसलमान सब लोग मिलके ही साथ में रह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। अभी हम लोग इसी तरीके से बच्चों पढ़ रहे हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को उन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से ही आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। अब देखिए सवाल आएगा कि आधुनिक काल को किस, इतिहास में आधुनिक काल को किस आधार पर माना गया, तो यही आप ऑप्शन से याद रखिएगा। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल का इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसा ही अपना सकते हैं? देखिए कई चीज़ें हम लोग विदेशों की अपना लेते हैं और कई चीज़ें मजबूरी में अपनानी पड़ती हैं। अब देखिए जैसा कि आप इन किताबों में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, औपनिवेशिक युग, जो ब्रिटिश हमारे यहाँ शासन करने आए उसको औपनिवेशिक युग भी कहा जाता है। अब देखिए औपनिवेशिक युग होता क्या है, इसको विधिवत समझ लीजिए। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों, राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। इस तरह से हम कई चीज़ें देखेंगे। अब देखिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे पूरे स्थिति से। ठीक है, अब देखिए जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के, अब देखिए अंग्रेजों ने तो हमारे देश पे दबदबा बना ही लिया ना, पूरे कब्जा कर लिया। वहाँ पे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, जो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कहा जाता है। अब देखिए औपनिवेशिक की डेफिनेशन ही पूछ लेगा, औपनिवेशीकरण क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब दूसरा देश कब्जा कर लेता है तो वहाँ पे जो राजनीतिक, आर्थिक, ये शब्द याद रखिएगा, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, उसी प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इस टॉपिक पे आते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अब देखिए यहाँ पर हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। हम देखिए स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि कहाँ से क्या क्या स्रोत लिए गए हैं। ठीक है, अब बच्चों इसको हम लोग, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताइएगा, तो मैं इसके आगे के चैप्टर, ज़्यादा नहीं, 3 पेज और 2 पेज और बचे हैं, तो मैं एक एक चीज़ समझा दूंगा, क्योंकि प्रश्न बच्चों इसी से बन के आने वाले हैं। थैंक यू।